सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 28 और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इन जनरल जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने पूरे 3 चैप्टर लगाए थे वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि हमारे मैकेनिक्स के कोर्स में और हेलिडे रेजनिक और क्रेन की बुक के करस्पॉन्डिंग आई बिलीव इट वाज चैप्टर 11, 12 एंड 13। तो हमने पूरे 3 चैप्टर लगाए थे इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और उसकी रीज़न यही थी कि जहाँ जहाँ भी हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड्स या कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वहीं वहीं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो जस्ट एज अ रिव्यू, जहाँ भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगी वहीं पे हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होगी या फील्ड होगा वहीं पे हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। और ये हम इंट्यूटिवली देख चुके हैं उन 3 चैप्टर्स में कि ये सारी बात कैसे आती है। सो द सेम थिंग इज़ गोइंग टू रिपीट हेयर फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स थी, या इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो यहाँ से हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था। इस चैप्टर में हमारे पास, चूँकि अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हैं पिछले 3 चैप्टर से, तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो हमने उन 3 चैप्टर्स में क्या पढ़ा था, मैं क्विकली उसको रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी उस चैप्टर की या उन 3 चैप्टर्स की, वो ये वाली इक्वेशन थी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट्स सिंपली that's gravitational constant times first mass multiplied by second mass divided by the distance squared. ओके, जो उनके सेंटर्स के दरमियान होता है। दिस इज़ द फेमस न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जो आप सबको पता है। ओके, अब ये फोर्स हमें क्या बताती है, ज़रा इसके ऊपर गौर करें। तो इसके लिए हम क्विकली एक डायग्राम ड्रा कर सकते हैं कि हमारे पास 2 मैसेज हैं। Let me show them like this. So this is one mass with red color. Okay, this is M1, and then we have another mass at some point. This is M2, और इनके दरमियान कुछ फासला है, और वो फासला जो है वो ये वाला है। Let me use this purple color. तो ये फासला जो है ये R है। ओके, सो दिस इज़ द सिंपल डायग्राम फॉर दिस फोर्स कि ये फोर्स जो है ये कैसे एक्ट करती है। एंड इट्स रिव्यू, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज इट बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ दिस आइडिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो होगा क्या, फ़र्ज़ करें कि M1 स्टेशनरी है, आल्दो दोनों मैसेज जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, बट जस्ट समझने की खातिर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि M2 ओके, जिसको मैंने M1 कहा है, मैंने अपने नोट्स में इनके नामनक्लेचर मुख्तलिफ दिए हुए हैं। ओके, सो फ़र्ज़ करें कि M1 जो है वो स्टेशनरी है। इट्स लाइक अ बिग मैस लाइक अ सन कंपेयर टू अर्थ। तो M2 के ऊपर फोर्स लगाएगी और M2 जो है वो मूव करेगी टुवर्ड्स M1। ओके, सो लेट मी शो हेयर द फोर्स। तो M1 जो है वो M2 के ऊपर फोर्स लगाएगी। लेट मी शो द फोर्स एरो इस डायरेक्शन में। ओके, फोर्स लगाती है और इसी ही डायरेक्शन में हमारे पास मोशन प्रोड्यूस होती है। तो ये मैंने छोटा एरो जो ग्रीन वाला नीचे दिखा रहा हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये कोई स्मॉल डिस्टेंस ds है या dr है, इसको आप कुछ भी कह लें। टोटल डिस्टेंस हमारे पास मैसेज के दरमियान r है। ओके, तो अब जब फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवर सम डिस्टेंस, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये फोर्स जो है वो कुछ वर्क कर रही है। तो यहाँ पे ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इस सिनेरियो में वो हमारे पास वर्क कर रही है, और वर्क हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रल फ्रॉम सम इनिशियल पोजीशन टू सम फाइनल पोजीशन, जो भी डिस्टेंस है। तो इस केस में हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन है मैस M2 की वो ये वाली है। फाइनल पोजीशन वो होगी जब ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगी, इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनफ विच इज़ इनफ। ओके, तो इंटीग्रल के अंदर हमारे पास आती है सिंपली वर्क की डेफिनेशन, और वो थी Fg। लेट मी राइट इट Fg डॉट ds। ओके, सो दिस इज़ द सिंपल फार्मूला ऑफ वर्क। ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं कि वर्क की इस डेफिनेशन से जो हमारे पास टोटल वर्क है ना,
वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर कि जो मास m2 है उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ होती है जब उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू होती है और फाइनल पोजीशन उसकी क्या बनती है, तो वो हमें प्रिसाइजली देगा वर्क। और हम ये कहते हैं कि जो वर्क है ये उस सब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। और इस केस में हमने इसको डिफ़ाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी को कि जो पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम की चेंज आती है डेल्टा यू, वो होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यूँ हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था वो हमारे पास ये बन जाता था आई अप टू एफ फाइनल एफ डॉट डी एस। और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था। इस पॉइंट तक ये बात वाज़ेह है, यही हमने किया था। और इसके बाद हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअली एक फार्मूला भी ड्राइव किया था जो कि यहाँ हमारे पर्पसेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप उसको वापस जाके देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ अहम है ना वो ये है नोट करने की कि ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आप हमेशा ही दो पॉइंट्स के दरमियान डिफ़ाइन करते हैं। हमने ऑफ कोर्स इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी डिफ़ाइन की थी कि किसी एक पॉइंट के ऊपर कैसे इसको लेंगे, वो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी करेंगे। लेकिन इन जनरल जो कॉन्सेप्ट है ना पोटेंशियल एनर्जी का, वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का है कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का कितना डिफरेंस है। दैट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी जो मेजरेबल है। इसको हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट में भी कैसे होती है। यहाँ पे एक चीज़ आप और देखें कि पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में है वो किस तरह की होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स से थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस रिस्पेक्ट में कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती हैं बिकॉज हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो लेट्स सी हियर कि हमारे पास ये जो फोर्स है वो किस तरह की आती है। आप ज़रा इस डायग्राम में देखें, ये मैंने जो बनाई है, फोर्स और डी एस की जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, कोसाइन थीटा, और चूँकि उनकी डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 बनेगा और कोसाइन 0 1 आएगा। ओके, और यहाँ मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगी नेगेटिव इंटीग्रल आई टू एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी एस। अब डॉट जो है वो ख़त्म हो गया और यही वजह है कि मैंने एफ और डी एस के ऊपर से जो वेक्टर लाइंस हैं, जो वेक्टर नोटेशंस थी वो भी हटा दी हैं। अब ये हमारे पास इंटीग्रल है, फोर्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास हमेशा ही पॉजिटिव होती है बिकॉज डिस्टेंसेस स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पॉजिटिव, मैसेज पॉजिटिव और फासला पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। तो ये इंटीग्रल जो है ये हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेट मी यूज़ द वाइट कलर। तो जो change in potential energy है it's less than 0 which means it's negative, and let me put this in box क्योंकि ये important है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इट्स लेस देन 0। ये हमें ये बताता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, F इज़ अट्रैक्टिव। और यही तो हमें पता है, हमें ये बात पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव होती है। सो इट्स जो यहाँ पे सिचुएशन है हमारे पास वो ठीक है। तो अगेन जो सिचुएशन मैंने पहले ली है कि पहले हमारे पास दो मैसेज थी, अब आप दो चार्जेस लें और मैं दोनों चार्जेस को यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, आप इसको एक को नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये हमारे पास Q1 है, ये यहाँ पे कुछ फासले के ऊपर Q2 पड़ा हुआ है। ओके, और अगर आप इन दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखते हैं तो आपको नेचुरली पता है कि इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव होगी और Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा। अज्यूमिंग कि Q1 को हमने फिक्स किया हुआ है, वैसे तो दोनों चार्जेस ही मूव करेंगे, लेकिन चूँकि मोशन जो है वो रिलेटिव है, यानी दोनों चार्जेस मूव करेंगे, सिर्फ एक चार्जेस को हम मूव करवाएं। सिचुएशन जो है वो एक जैसी है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि Q2 जो है वो मूव करेगा। तो अगर मैं इन दोनों चार्जेस को फ्रीली छोड़ता हूँ तो Q2 जो है वो Q1 से अवे मूव करेगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि इस मोशन के दौरान
इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो कितना वर्क करती है और उस वर्क की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होती है या सिस्टम से बाहर जाती है। स्टोर होने का मतलब है कि सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, और अगर बाहर जाने का मतलब है कि सिस्टम के अंदर से पोटेंशियल एनर्जी कुछ निकल गई है, विच मीन्स दूसरे अल्फाज में कि चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से मूव कर गए हैं, क्योंकि एनर्जी एक ही सूरत में निकल सकती है कि अगर चार्जेस जो हैं वो मूव करें तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। ओके, तो सिचुएशन मेरे पास कुछ यूँ बनती है कि अब लेट मी यूज़ येलो कलर। तो सिचुएशन यूँ है कि Q1 जो है वो फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में ही हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं ds। ओके, तो लेट मी एक्चुअली राइट द वेक्टर नोटेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफ़ाइन करते हैं, ये ऊपर वाली डेफिनेशन जो हम देख के आए हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में थी, बिल्कुल वही डेफिनेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के केस में भी होगी। ये इस केस में हमारे पास थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वर्क के केस में जो सबसे पहली बात आपने देखनी होती है वो ये होती है कि वर्क किस फोर्स की वजह से हो रहा है, कौन सी फोर्स वर्क कर रही है। तो इस केस में भी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, लेट मी राइट द फार्मूला, लेट मी राइट the formula in a different color, and I have a lot of color, let me try and utilize them. So इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जो होती है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स, और ये बन जाएगा नेगेटिव सम इनिशियल पोजीशन टू सम फाइनल पोजीशन। और इस केस में हमारे पास जो फोर्स है वो F इलेक्ट्रिकल है, मैं इसको FE लिख रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स Q1 की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बन जाएगा F डॉट ds, जो उस चार्ज में Q2 चार्ज में Q2 चार्ज जो है वो फासला तय करता है। ओके, तो ये हमारे पास सिचुएशन है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल काम है। F इलेक्ट्रिकल हमें पता है सिंपली कूलम फोर्स होती है, तो हम उस कूलम फोर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी उसका फार्मूला है, आई मीन द इजीएस्ट फार्मूला दैट यू नो, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे। तो फ़र्ज़ करें जी कि हमारा चार्ज जो है ना Q2, वो इनिशियली इस पॉइंट के ऊपर मौजूद था, पॉइंट P1 के ऊपर, और फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, और लेट मी एक्सटेंड माय लाइन अ बिट लिटिल बिट, इसके ऊपर ओके, आई एम यूजिंग एक्चुअली अ न्यू बोर्ड, तो मैं खुद भी थोड़ा यूज़ टू नहीं हूँ इससे। तो फ़र्ज़ करें कि जो फाइनल पोजीशन हमारे पास आती है ना, वो ये आती है, आई मीन ये मूव करता रहेगा हमारा Q2 चार्ज जो है, क्योंकि रेंज जो फोर्स की है वो इन्फिनिट होती है, लेकिन वो P1 से P2 तक मूव करता है। तो हमने ये देखना है कि P1 जो है वो कितने फासले के ऊपर है Q1 से, क्योंकि Q1 फोर्स लगा रहा है, और P2 कितने फासले के ऊपर है। तो हम इन फासलों को आसानी की खातिर ये डिफ़ाइन कर लेते हैं। ओके, आई नीड अ डिफरेंट कलर, आई नीड आई हैव अ लॉट ऑफ कलर्स बट लेट्स यूज़ दिस ब्लू। तो ये वाला जो फासला है ना, ये वाला फासला P1 का, इसको हम कह लेते हैं RA इनिशियल पॉइंट, और जो P2 का फासला, इसको मैं इधर ऊपर ड्रा करने लगा हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ये वाला फासला जो है ब्लू वाला ऊपर, इसको मैं लिखता हूँ RB। ओके, चूँकि मैंने इनको RA और RB लिखा है, तो लेट मी चेंज दीज पॉइंट्स नेम्स फ्रॉम A to B। ओके, इस तरह हमारी जो नोटेशन है ये बुक के साथ भी मैच कर जाती है, और हमें पता भी चल जाता है कि RA जो है वो Q1 का फासला है A पॉइंट से, और RB जो है ये Q1 का फासला है B पॉइंट से, और चार्ज Q2 मूव करता है पॉइंट A से पॉइंट B तक, और हम ये देखना चाहते हैं कि इस दौरान इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना वर्क करती है, यानी Q1 कितना वर्क करता है Q2 के ऊपर, और उसके नतीजे में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आती है। ओके, तो हमारे पास ये फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे हम जस्ट इंटीग्रेट करते हैं, इट इज़ वेरी इजी। तो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगी, अब मैं वर्क वाला इंटरमीडिएट पार्ट जो है वो हटा रहा हूँ, तो ये अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं ये बन जाएंगी इनिशियल पॉइंट RA
टू फाइनल पॉइंट आर बी। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ओके लेट्स फर्स्ट सी व्हाट अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि चूँकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी ये वाली है, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, जो मोशन की डायरेक्शन है Q2 की, वो भी यही वाली है। तो एंगल 0 डिग्री है तो कोसाइन 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो एफ डॉट डी एस जो है वो सिंपली एफ डी एस में तब्दील हो जाएगा। और अब हम एफ़ की अगर वैल्यू पुट करें तो एफ़ की वैल्यू होती है हमारे पास के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और अब यहाँ पे मैं अपनी सिंबल को चेंज करने लगा हूँ डी एस से डी आर के ऊपर। आई मीन इट डजेंट रियली मैटर कि आपने सिंबल कौन सा रखा है। इट्स अ बैड, आई शुड हैव यूज्ड डी आर। ओके, लेट मी डू समथिंग वेरी बैड, बट यू अंडरस्टैंड कि आप इसको एस लिखें या आर लिखें, इट डजेंट रियली मैटर। सो लेट मी go back and modify my own notation. So this is dr, and so this second one is okay, this second one is also dr. okay, अब हमारी notation जो है वो सही हो गई है। तो Q1 भी फिक्स्ड है, Q2 भी फिक्स्ड है, K की वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो हमारे पास ये इंटीग्रल जो है, ये चीज़ें सारी इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगी। तो ये बन जाएगा K। ओके, तो इंटीग्रल से बाहर जो चीज़ आएगी वो बनेगी K Q1 Q2, और अब इंटीग्रल के अंदर जो रह जाएगा वो आर ए अप टू आर बी, और हमारे पास है डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और इससे आसान मेरे ख्याल में इंटीग्रल हो नहीं सकता। ये इंटीग्रल आपको पता है ये इक्वल होता है -1/r के, और वो माइनस बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा के Q1 Q2, और साथ में हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई आर, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो है ना हमारे पास वो आर ए से आर बी तक हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है के Q1 Q2 into 1 divided by RB minus 1 divided by RA. So we have found a formula for potential energy, और मैं इस फार्मूला को इधर नीचे लिखने लगा हूँ। तो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो आर ए से आर बी तक जाने के लिए, जब Q2 ने आर ए से आर बी तक मूव किया है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आई है ना, वो इसके बराबर है। सो लेट मी ट्राई एंड कॉपी दिस पार्ट फ्रॉम हेयर। आई होप ओके ग्रेट, एट लीस्ट आई कैन कॉपी इट। सो दिस इज़ कॉपी, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो वेयर इज़ द पेस्ट ऑप्शन, सो दिस इज़ द पेस्ट ऑप्शन, और साथ में बीच में आएगा इक्वल साइन। तो ये हमारे पास आएगा इक्वल साइन। ओके, थोड़ा सा इसको नीचे लाने की ज़रूरत है। सो एज आई सेड दिस इज़ न्यू फॉर मी। तो ये हमारे पास आ गया जी अब फार्मूला, और इसको मैं बॉक्स के अंदर बंद करने लगा हूँ। तो हमने ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैलकुलेट कर दिया है। ओके, अपेरेंटली इट्स पॉजिटिव वैल्यू, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो असल में पोटेंशियल एनर्जी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको साथ साथ में फिज़िकल रीजनिंग दे के ये भी दिखा रहा हूँ कि इट एक्चुअली सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कोई वायलेशन नहीं हो रही। तो हमारे पास दो सिचुएशन बनती हैं। दो तो हमारे पास डिस्टेंसेस हैं कि चार्ज जो आर ए है वो ग्रेटर देन आर बी है या लेस देन आर बी है। ओके, आर ए और आर बी यहाँ पे डिफाइंड है। तो यहाँ पे आर ए ऑब्वियसली इज़ लेस देन आर बी, तो आर बी इज़ ग्रेटर देन आर ए। यूँ भी हो सकता था कि चार्ज इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता और अंदर की तरफ मूव करता, तो फिर जो आर बी है, जो फाइनल डिस्टेंस बनता, वो लेस होता आर ए से। तो इन सारी सिचुएशंस को हम डील कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अब जो सिचुएशंस बनती हैं ना, जो हमने देखनी है, वो ये है कि इसको हम फर्स्ट सिचुएशन कह लेते हैं, और इसको हम कह लेते हैं Q1 इक्वल्स Q। ओके, Q1 इक्वल नहीं लिखते हम, आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम ये कह लेते हैं कि Q1 एंड Q2 पॉजिटिव, लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बेशक उनकी मैग्नीट्यूड्स एक दूसरे के बराबर ना हो, लेकिन वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो Q1 और Q2 तो इसी फॉर्म में रहेंगे कि उनका नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अब जो दूसरा हमने यहाँ पे अज्यूम करना है, वो फ़र्ज़ करें हम पहले देखते हैं, इफ़ आर बी इज़ ग्रेटर देन आर ए। ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है
जिसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया है। तो अब देखें कि अगर आर बी आर ए से ज़्यादा है तो इस टर्म के ऊपर ये वाला जो पार्ट है, लेट मी अगेन चेंज माय लेज़र कलर टू येलो, आई बिलीव येलो इज़ बेटर। तो जो ये वाला पार्ट है ना, इस पार्ट के ऊपर देखें, अगर आर बी आर ए से ग्रेटर है तो 1 डिवाइड बाई आर बी जो है वो लेस होगा 1 डिवाइड बाई आर ए से। तो ये हमें ये बताता है कि 1 डिवाइड बाई आर बी शुड बी लेस दैन 1 डिवाइड बाई आर ए। और अगर ये बताता है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म है ना, ये टर्म हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। और अगर ये टर्म नेगेटिव है तो बाहर वाले सारे कांस्टेंट पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है ना वो नेगेटिव आई है। इट्स लेस देन ज़ीरो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको क्या बता रही है। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिकल फोर्स ने वर्क किया, Q1 ने Q2 को दूर धकेला। ओके, हियर इज इट। जब Q1 ने Q2 को दूर धकेला तो Q1 ने, या दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रिकल फोर्स ने कुछ वर्क किया है जिसकी वजह से जो Q2 है वो कुछ फासले के ऊपर चला गया है। तो क्या होना चाहिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी? जस्ट सोचें इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर Q2 मूव करता है बाहर की तरफ टुवर्ड्स राइट, अगर Q2 मूव करता है तो इनिशियली Q2 जो है सपोज वो रेस्ट के ऊपर था, और अब अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई है, जिसका मतलब है कि उसके अंदर अब कुछ काइनेटिक एनर्जी आई है। सवाल ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है। एक लम्हे में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आई एम जस्ट इंट्यूटिवली ट्राइंग टू गेट यू टू द राइट आंसर, कि अगर एक चीज़ में मोशन प्रोड्यूस हो रही है तो वो इंडिकेट कर रही है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। सवाल ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से है। आई मीन इट शुड कम फ्रॉम सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्वियस चीज़ है वो ये है कि Q1 Q2 के ऊपर कुछ वर्क कर रहा है, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो Q1 की है वो Q2 के ऊपर कुछ वर्क कर रही है। तो उस वर्क की वजह से, अगर वर्क कर रही है तो उस वर्क की वजह से क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, विच मीन्स कि जो सिस्टम की कन्फिगरेशन की, इनिशियल कन्फिगरेशन की, जिसमें चार्जेस जो था Q1 जो था वो इस पॉइंट पे पड़ा था, Q2 इस पॉइंट पे पड़ा था, उस इनिशियल कन्फिगरेशन में कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी जो अब किधर चली गई है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अब सिस्टम की जब Q2 जो है इधर पहुंच जाता है इस कन्फिगरेशन में, अब जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या होना चाहिए, कुछ कमी आ जानी चाहिए, क्योंकि कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चली गई है, और यही कमी जो है ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे शो हो गई है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट गोज़, दिस इज़ हाउ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी या पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क करती है। वर्क करती है, आई मीन ये वो वर्क नहीं है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। that's how these things work, that's how these things function. Okay, so this was the first situation, and conservation of energy exactly explains it, that whatever we have done, whatever formulas we have driven, they make sense. Now let's consider the other situation. जो दूसरी situation है कि अगर हमारे पास, let me go down, और वो ये है कि अगर हमारे पास if RB is less than RA, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो 1/RB है this should be greater than 1/RA, and this is where it gets interesting. Okay, ये अगेन अगर मैं आपको रिलेट करता हूँ उससे जो ऊपर मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपको आइडिया दिया था, तो 1/RB जो है वो 1/RA से ग्रेटर हो जाता है। और ये फार्मूला में, इस फार्मूला में जो ये वाली टर्म है, इट्स क्लियरली पॉजिटिव बिकॉज 1/RB इज ग्रेटर देन 1/RA। एंड इफ दिस टर्म इज पॉजिटिव, चार्जेस हमने पहले ही पॉजिटिव कंसीडर किए हैं, और K जो है इट्स अ पॉजिटिव नंबर, इट्स अ कांस्टेंट। तो ये सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इस सिचुएशन में हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेट मी राइट इट हियर, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इट्स पॉजिटिव, विच मीन्स इट्स ग्रेटर देन 0। एंड नाउ आई कैन पुट दिस अंडर बॉक्स। नाउ ये हमें अब अभी आई मीन अगर आप इससे, इस वाले केस से इसको कंपेयर करें तो इट क्लियरली टेल्स अस के पहले सिस्टम ने वर्क किया था, Q1 और Q2 चार्जेस का जो सिस्टम था उसने वर्क किया था, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई थी बिकॉज सिस्टम डिड द वर्क ऑन चार्ज Q2 टू मूव इट अवे।
अब पोटेंशियल एनर्जी ये हमें ये बता रही है इस सिचुएशन में कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है सिस्टम की। हाउ कैन दैट बी? लेट्स गो बैक टू द फिगर, हियर इट इज। इस केस में आर बी जो है वो आर ए से कम है। आर बी जो हमने लिया है ना वो आर ए से कम लिया है, विच मीन्स कि अगर चार्ज Q2 इस पॉइंट से स्टार्ट करता है तो वो इधर कहीं आएगा, इधर राइट की तरफ नहीं जाएगा बल्कि लेफ्ट की तरफ जाएगा, तभी आर बी कम हो सकता है। सवाल ये है कि क्या Q2 जो है वो खुद ब खुद लेफ्ट की तरफ जा सकता है? दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। नो इट कैन नॉट, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमने लाजमी तौर पे Q2 को लेफ्ट की तरफ ही मूव करवाना है, हमने भी जिद लगाई हुई है कि भाई इसको तो इधर ही हमने मूव करवाना है, तो क्या होगा? बिल्कुल ये वाली सिचुएशन बनेगी जो ऊपर मैंने आपको ग्रेविटेशनल के केस में बताई थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेचुरली अट्रैक्टिव होती है तो M2 इधर मूव करेगी। लेकिन हम अगर बजिद हों कि भाई हमने तो M2 को इधर मूव करवाना है, तो फिर क्या होगा? हमें अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगी। दैट्स व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ टेल अस कि अगर आपने लाजमी तौर पे मोर देन वन फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जिधर ज़्यादा फोर्स होगी ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर हमने चार्ज को लाजमी तौर पे Q2 को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाना है, तो इसका मतलब है हमें कुछ फोर्स Q2 के ऊपर लगाना पड़ेगी। और अगर हम कुछ फोर्स Q2 के ऊपर लगाएंगे तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स जो है, वो कुछ वर्क कर रही है। और अगर अप्लाइड फोर्स कुछ वर्क करेगी Q2 को मूव करवाने के लिए, Q1 के पास करने के लिए, तो वो वर्क किधर जाएगा? वो वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज बीइंग सेटिस्फाइड। आई मीन आप कहेंगे कि आपने काइनेटिक एनर्जी की तो बात की ही नहीं है, यहाँ पे कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? तो वो आप अगर इस चार्ज को अगर आप यहाँ से मूव करवा के यहाँ पे लाते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं इधर, तो ये एकदम से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। और हम देख सकते हैं इससे कि जो वर्क हमने किया है, जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है सिस्टम की, दैट इज नाउ बीइंग चेंज्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। चार्ज जो है वो मूव करता है। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, सो यू कैन नॉट, आई मीन देयर इज नो सिंपल वे टू जस्ट टेल एनीबॉडी के potential energy नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। नो, देयर इज नो सिंपल वे। ओके, you ask for the situation, you look at the situation intuitively, and then you tell them through the conservation of energy that what's happening here. Okay, this is the only way you know these things. But one thing is for sure, that if your concepts are clear, if you are doing everything right, if you are taking care of everything like Q1 Q2 RA RB से ज़्यादा है या कम है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो you will always see that your answers, your arguments makes sense and law of conservation of energy is being satisfied. ये मैंने वैसे कंडीशन ली थी कि अगर Q1 और Q2 जो हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं, आई मीन आप इनको नेगेटिव भी ले सकते हैं, बिल्कुल इन्हीं आर्गूमेंट की बिना पे आप दोनों को नेगेटिव ले लें। ओके, तो फिर भी आप देखेंगे कि यही सिचुएशन, सिर्फ ये उलट हो जाएगा। अगर आप उनको नेगेटिव लेते हैं तो इस सिचुएशन के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आएगी। ओके, और इस सिचुएशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, एक दूसरे का रिवर्स हो जाएंगे। बट आप देखेंगे कि इट मेक्स अ सेंस। आई लीव दिस ऑन यू बिकॉज I believe I have explained this idea in great detail. So I wanna move forward। और इसके बाद मेरे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि इसमें मैंने सिर्फ जो चीज़ डिस्कस की थी ना इन दोनों में, वो मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस की थी कि चार्जेस जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, यानी ये इस एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता है। सवाल ये है कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होती तो फिर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? और मेरा क्लेम ये है कि, और क्लेम मेरा क्या है, बल्कि मैं आपको ये चीज़ें 12वें चैप्टर में प्रूव करवा चुका हूँ, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड को आप डिफ़ाइन ही कैसे करते हैं, या कंजर्वेटिव फोर्स को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से किया जाने वाला वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये एक डेफिनेशन थी, एक और भी थी जिसमें वो कहते हैं कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे अल्फाज में जिसका मतलब ये था कि अगर आप जिस पॉइंट से चार्ज को मूव करवाना शुरू कर रहे हैं, एक बड़ा सा चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, तो जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ जो आप एक्चुअली लेते हैं। तो ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन थी। और जब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब है कि
मैं इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जब जाता हूँ तो कोई भी रास्ता लेता हूँ तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम आनी चाहिए। तो मैं इसी सिचुएशन को ना जो ये वाली सिचुएशन है और मैं इसी सिचुएशन को यहाँ पे करता हूँ कॉपी, क्योंकि मैं इसी सिचुएशन को यूज़ करने लगा हूँ। तो लेट्स टेक दिस हियर, लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर, दिस इज़ कॉपी, और इसको इधर पेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हम रैंडम किसी पाथ के ऊपर चलते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। ओके, सो आई एम गोना अरेज कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। मैं ये सारी जो नोटेशन है वो यहाँ पे अरेज कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ बनेगी, सिर्फ Q1 और Q2 को रहने देते हैं। ओके, तो मुझे ये वैसे एरो भी करना है अरेज, लेकिन ये हो नहीं रहा, तो लेट्स कीप इट हियर। अब फ़र्ज़ करें कि जो Q2 है ना वो इस पॉइंट से मूव करता है जिस पॉइंट के ऊपर अभी आप देख रहे हैं पड़ा हुआ है, और ये चला जाता है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। लेट्स से Q2 जो है ना अब ये उसकी फ़ाइनल है, ये रहा अब Q2, और ये पॉइंट जो है उसका फाइनल पॉइंट है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है। ओके, और प्रॉबेबली जितना मैंने टाइम ले लिया, जितना मैंने आराम आराम से आपको बताया, दिस इज़ गोना बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेक्चर। आई वांटेड टू डू एक्चुअली अ लॉट तो मैं हमेशा ये अज्यूम कर लेता हूँ कि शायद मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा पाऊँगा, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन करने लगता हूँ तो आई थिंक मे बी एक्सप्लेनिंग इज़ बेटर दैन टीचिंग थिंग्स इन अ हरी, क्योंकि शायद आप पहले इन चीज़ों को लेके परेशान होंगे। एनीवे, सो लेट्स सी कि हम आज के लेक्चर में कितना कर सकते हैं। ओके, तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि Q2 जो है ना वो इस पॉइंट I से पॉइंट, ये पॉइंट I है इनिशियल पॉइंट, और ये पॉइंट F है, इधर पहुंचता है। ओके, लेट मी एक्चुअली ओके लेट मी फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन हेयर, और फिर हम देखते हैं कि ओके दिस इज़ नॉट बैड एक्चुअली, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। ओके, this is actually good. Let me change the color of this line. Okay, you can see red color. Great, this is great. Let's use orange. Okay, ये मैंने एक रेडियल लाइन ड्रा की है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है और मैं अब Q2 को भी मूव करवाने लगा हूँ। Q2 को हम इस लाइन के ऊपर लेते हैं, कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर। ओके, दिस इज़ Q2, और अब इस I से F तक Q1 जाना चाहता है, और मैं एक लाइन को इधर भी ड्रा करता हूँ जो Q1 से निकलती है और Q2 से सीधी गुजरती है। आप देख रहे हैं कि मैं दरअसल एक सिचुएशन प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं Q2 को पॉइंट I से पॉइंट F तक मुख्तलिफ रास्तों से लेके जाना चाहता हूँ, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर स्ट्रेट लाइन हम डिस्टेंसेस ना भी लें तो फिर भी इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी जो हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। तो नाउ लेट्स टेक 3 डिफरेंट पाथ्स। जो पहला पाथ है ना वो हम ये अज्यूम करते हैं कि इधर से इधर जाता है। ओके, दिस इज़ नॉट वेरी गुड लुकिंग। ओके, दिस इज़ नॉट वेरी गुड नाउ। ओके, जो पहला पाथ है ना उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो मैस है ना, जो चार्ज है ना, वो इधर से इधर जाता है, इस तरह के। ये कर्व जो है ये बिल्कुल इस कर्व के, ओके लेट मी शो दिस रेड, ये रेड कर्व जो है ना ये ऑरेंज के बिल्कुल पैरेलल है। ओके, तो ये दोनों इट्स लाइक आर्क। तो और फिर ये रेड, ओके आप मुझे रेड ही यूज़ करने दें, तो दूसरे में ये जाता है इधर से इधर। ओके, सो दिस रेड इज़ द पाथ 1। सो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है पाथ 1। फिर आप यूँ अज्यूम कर लें कि दूसरे में ये पहले इधर जाता है इस पॉइंट की तरफ, ये येलो पाथ के ऊपर, और फिर ये इस कर्व्ड पाथ के ऊपर जाता है इधर। ओके, और फाइनली तीसरा पाथ मैं यहाँ पे लेता हूँ ज़रा, और वो यूँ है कि ये डायरेक्ट ही जाता है। ओके, ये डायरेक्ट ही जाता है पॉइंट I से पॉइंट F तक। तो ये 3 पाथ हैं, तो ये मेरे पास है तीसरा, और जो येलो था ये मेरे पास था दूसरा पाथ। तो येलो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर ये वाला रास्ता लेता है जो बिल्कुल आर्क के ऊपर है। तो ये हमारे पास अब 3 पाथ बन गए हैं, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। तो हम इन तीनों पाथ के अलांग देखना चाहते हैं कि जब भी चार्ज Q2 I पॉइंट से F पॉइंट तक जाता है तो वो कितना वर्क करता है।
और दूसरे अल्फाज में कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसमें तब्दीली आती है, हम उसका फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं। और क्लेम ये है कि इन तीनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी। जो हमारे पास कंफर्मेशन होगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑफ कोर्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, और हमारे पास ये भी साबित हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन जो है वो सेम आ रहा है थ्रू डिफरेंट पाथ्स। ओके, सो here's the situation. Let's name this point as point x and this point as point y. ओके, अब हमारे पास जो पाथ 1 है वो दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, i से x तक और x से f तक। सिमिलरली जो पाथ 2 है उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं i से y तक और फिर y से f तक, और फिर तीसरे पाथ के ऊपर जो डायरेक्ट जा रहा है ना उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट द वर्क डन अलोंग फर्स्ट पाथ। और ये वाला जो वर्क डन है ना, मैं सिर्फ अब वर्क डन कर रहा हूँ कैलकुलेट W1, और ये है मेरे पास वर्क बनेगा ये IX प्लस वर्क अलोंग XF। ओके, बिकॉज इट्स अ सम ऑफ टू डिफरेंट पाथ्स, तो टोटल वर्क जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आप I से X तक जाते हैं, जब आपका Q2 जो है वो इस पॉइंट से मूव करता है और इस पॉइंट तक जाता है, तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ओके मेरी डायग्राम्स भी जंप कर रही हैं, जो दिस इज़ वेरी बैड, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना वो इस डायरेक्शन में है, इस पाथ के ऊपर जाते हुए, और जो Q2 की वजह से फोर्स है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में है जो इसके परपेंडिकुलर है, और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये मेरे पास है ओके, मैं DR या अभी इसको कहता हूँ DS नहीं कहता। तो आप देख सकते हैं कि DR और F के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। तो जो इसकी वजह से हमारे पास वर्क बनेगा ना, आई मीन वर्क क्या होता है हमारे पास, ओके लेट्स नॉट यूज़ नेगेटिव साइन फॉर द टाइम बीइंग। तो ये हमारे पास होता है I से F F डॉट DR, और F डॉट DR इस केस में हमारे पास क्या है, इनके दरमियान एंगल 90 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा I से F F DR कोज ऑफ 90 डिग्री, और कोज ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। तो इस पाथ के अलांग वर्क 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ इस पाथ के अलांग वर्क चाहिए, और इस पाथ के अलांग आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में है, और जो DR है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो दोनों पैरेलल हैं, और अगर दोनों पैरेलल हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा W1, जो अब सिर्फ WXF के इक्वल रह गया है, और इस केस में ये बनेगा हमारे पास, अब इनिशियल पॉइंट जो है वो X से स्टार्ट हो रहा है, जो फाइनल पॉइंट है वो F है, और ये हमारे पास बनेगा सिंपली F DR। और ये एक स्टेप में आप ये देखें कि जो पॉइंट X है ना वो बिल्कुल उतने ही फासले के ऊपर है जितने फासले के ऊपर पॉइंट I है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्गूमेंट देना। ये वाला जो फासला है ना, ये वाला फासला सेम है इस वाले फासले के, क्योंकि I और जो X हैं ये एक ही आर्क के ऊपर लाई करते हैं, तो ये दोनों फासले सेम हैं Q2 से, और इसलिए आप X को I से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगा F DR। ओके, और F DR बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, देख रहे हैं। ओके फिर मैं पॉइंटर, ये FDR जो है ये बिल्कुल ये चीज़ है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, और वो किस चीज़ में आई थी, KQ1 Q2 इंटू 1 डिवाइड बाई RA। आई मीन इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो ये नेगेटिव साइन के साथ था, और ये हमारे पास आता था 1 डिवाइड बाई RA माइनस 1 डिवाइड बाई RB। ओके, तो हमारे पास ये बनेगा, ओके इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स राइट इट हेयर। तो ये हमारे पास बनेगा वर्क के Q1 Q2, और जब आप इंटीग्रेशन की, ओके मैं एक स्टेप में इसको ये सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो -1/r आता था, तो अब ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई F माइनस 1 डिवाइड बाई I। और अगर आप F को वही फासला लें जो हमने पहले लिया था, यानी R B और
इनिशियल को आर ए लें तो ये हमारे पास बन जाएगा के Q1 Q2 1 डिवाइड बाई आर बी माइनस 1 डिवाइड बाई आर ए। ये हमारे पास वर्क आया है और हमें पता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क। तो ये हमारे पास बन जाएगा के Q1 Q2 1 डिवाइड बाई आर बी माइनस 1 डिवाइड बाई आर ए। और आप एक लम्हे में देख सकते हैं कि ये वाला जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, ये बिल्कुल वही वाला फार्मूला है जो हमने ऊपर ड्राइव किया है। देयर इज़ नो चेंज इन दिस फार्मूला। इस फार्मूला को आप इस फार्मूला से देखें, दे आर द सेम फार्मूलाज। आल्दो ये वाला फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था उसमें हमने चार्ज को एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाया था। इस वाले फार्मूला में जो चार्ज है वो पहले यहाँ से यहाँ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ जाता है। ओके, ये मैंने एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन की है पाथ 1 के लिए आपके लिए। अब ज़रा पाथ 2 को देखें। पाथ 2 बिल्कुल पाथ 1 जैसा है, सिर्फ जो पहला और दूसरे पाथ के अलॉन्ग वर्क है वो रिवर्स हो गए हैं। जो पहले पाथ के अलॉन्ग वर्क है वो बिल्कुल ये वाला है और जो दूसरे पाथ के अलॉन्ग वर्क है वो बिल्कुल ये वाला है। तो अगर मैं W2 लिखूं यहाँ पे, ओके, लेट मी नाउ राइट वर्क डन अलॉन्ग सेकंड पाथ, तो ये हमारे पास अब बनेगा WI जैसे जो मैंने पॉइंट्स को नाम दिए हुए हैं और WYF, ओके। और WYF जो है ये हमारे पास इस केस में ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? बिकॉज F इज़ परपेंडिकुलर टू DR अलॉन्ग दिस पाथ। ये दूसरे वाला पाथ है जो आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। तो इसके अलॉन्ग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा और यूँ हमारे पास इस पाथ के अलॉन्ग वर्क जो है वो ज़ीरो आएगा। और जो पहले पाथ के अलॉन्ग वर्क है वो अब हमारे पास टोटल W2 के बराबर आएगा और ये WIY जो है ये इक्वल है WIF के, क्योंकि जो Y पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये बिल्कुल उतने ही फासले से है Q2 से जितना ये वाला पॉइंट है जो F पॉइंट है। और ये वाला वर्क जो है ये बिल्कुल इस वर्क के बराबर है जो ये वाला हम X से F तक जाने के लिए किए थे। तो ये वाला वर्क जो है ये बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आर्ग्यू कर सकते हैं कि इट टर्न्स आउट कि जो W2 है वो भी हमारे पास इक्वल है माइनस के Q1 Q2 इंटू 1 डिवाइड बाई आर बी माइनस 1 डिवाइड बाई आर ए। और यूँ जो दूसरे पाथ के अलॉन्ग जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होगा और वो भी हमारे पास आती है कि Q1 Q2 1 डिवाइड बाई आर बी माइनस 1 डिवाइड बाई आर ए। एंड behold दिस फार्मूला इज़ अगेन द सेम। तो हमने ये साबित कर दिया है दो मुख्तलिफ पाथ के अलॉन्ग जब आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रखते हैं तो उनके अलॉन्ग दो मुख्तलिफ पाथ भी लेके जाएं इनिशियल से फाइनल तक, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आती है वो सेम है, जो हमें क्लियरली ये शो करता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी आप कौन सा पाथ चूज़ करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब हमारे पास तीसरा पाथ है, ओके। और तीसरा पाथ मैंने आपको बताया था कि वो ये वाला है। तो इस पाथ को भी आप यूं कर सकते हैं कि दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजेंटल पार्ट्स और वर्टिकल पार्ट्स। यानी इस पाथ को आप लेट मी पिक अ कलर, आई नीड बेटर कलर्स फॉर फ्यूचर। तो इस पाथ को आप यूं डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल, और फिर आप इवेंचुअली इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज़ वेरी बैड। Okay, let me try to do a little better. Let me see if I can do it. Okay, so oops, आप इसको यूं कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आपको आइडिया समझ आ गया है कि आपने आधा जो पाथ है वो हॉरिजॉन्टल जाना है, आधा जो है वो वर्टिकल जाना है। और जो भी वर्टिकल पाथ हैं अगर आप उनको ऐड करेंगे ना तो वो सारे के सारे हमारे पास ये वाले बनते हैं जो इन केसेस में थे। ये वर्टिकल जो इसके अलॉन्ग है ये भी सारे वही बनते हैं और इसके अलॉन्ग
जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है डी आर के, तो हमारे पास जो वर्क डन है ना वर्टिकल पाथ्स के अलोंग वो 0 आता है। और जो हॉरिजेंटल पाथ्स हैं ये वाला ये वाला ये वाला, आप इन सब को ऐड करें तो ये बिल्कुल ये वाले बनते हैं, 2 इनके बराबर बनता है। और इनके दरमियान इनके अलोंग हम वर्क देख चुके हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल ये आता है। ओके, आई मीन विद नेगेटिव साइन, और फिर पोटेंशियल एनर्जी इसको पॉजिटिव कर देती है। तो जो तीसरा पाथ है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, लेट मी चेंज माई नॉमेनक्लेचर टू, ये हमारे पास था पोटेंशियल एनर्जी अलोंग पाथ 1, ये हमारे पास था पोटेंशियल एनर्जी अलोंग पाथ 2, और ये हमारे पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी अलोंग पाथ 3, जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पाथ्स में तब्दील करके आर्ग्यू किया है कि वो बिल्कुल वही वाली सिचुएशन बताती है जो हमारे पास ऊपर 2 सिचुएशंस बन चुकी थी। तो ये 1/r b माइनस 1/r है। तो इसके अलांग भी मैंने सिर्फ आपको थ्योरेटिकली आर्ग्यू किया है कि हमें जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगी ना वो बिल्कुल वही होगी जो हमने बाकी 2 पाथ्स के अलांग किया है, और इसलिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना वो भी बिल्कुल वही होगी। तो दिस इज़ अ प्रूफ दैट के जो पोटेंशियल एनर्जी है इट्स पाथ इंडिपेंडेंट। अगर पोटेंशियल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट है या वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो इट्स इन रिवर्स प्रूफ के जो आपकी फोर्स है या जो आपका फील्ड है वो कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। एंड सो नाउ वी हैव द मोस्ट जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और वो मोस्ट जनरलाइज्ड फार्मूला ये है जो हर सिचुएशन में एक ही आया है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, और चूँकि चार्जेस 2 तरह के हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आप उनको फ्रीली छोड़ेंगे तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे। मैंने कहा है सिस्टम ऑफ चार्जेस विच मींस, मैं कल इस चीज़ को अगले लेक्चर में इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपकी चार्जेस की नोयत क्या है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगी। तो खैर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि इनिशियल और फाइनल डिस्टेंसेस क्या हैं और चार्जेस की नोयत क्या है, यानी वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और जब आप एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो यू हैव टू यूज़ द नेगेटिव साइन इफ़ द चार्ज इज़ नेगेटिव। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है इस केस में। मैसेज के केस में यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हम नहीं करते थे क्योंकि हमें पता है कि मैसेज पॉजिटिव ही होते हैं, उनका एक ही साइन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उस केस में हमेशा ही नेगेटिव आती थी। ओके, आप उसको डिक्रीज़ या इंक्रीज़ की फॉर्म में ले सकते थे, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से कुछ एनर्जी निकल रही है तो वो नेगेटिव होगी, और अगर उसके अंदर कुछ एनर्जी ऐड हो रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी जो उसको ज़्यादा लेस नेगेटिव कर देगी, लेकिन रहेगी वो नेगेटिव ही। लेकिन इस सिनेरियो में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। सो अगर ये आपको अब भी कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लगता है तो थिंक अबाउट इट। आई थिंक 50 मिनट का लेक्चर काफ़ी है। आई वांटेड टू गो फर्दर, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने इंटरेस्टिंग लेट मी क्विकली एक्चुअली डू वन स्मॉल टॉपिक, और वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, और वो आज ही करना ज़रूरी है। मैं सिस्टम ऑफ चार्जेस को कल के लिए छोड़ देता हूँ, अगले लेक्चर के लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अगर आज छोड़ा तो फिर ये अधूरा रह जाएगा। कल इसकी रेलेवेंस नहीं बनेगी। आज चूँकि हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली है तो इस टॉपिक को आज ही कर लेना चाहिए। तो जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव किया है ना वो ये है कि डेल्टा यू इक्वल्स के Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 और फिर 1/RB जो फाइनल पोजीशन होती है चार्ज की, माइनस 1/RA जो इनिशियल पोजीशन है जहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है। ओके, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, यू हैव टू स्पेसिफाई। ओके, और मैंने आपको पहले ही बताया कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी है। देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एट अ सिंगल पॉइंट, यू ऑलवेज टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी विद रेफरेंस टू सम पॉइंट। ओके, जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं और उसका फार्मूला mgh लिखते हैं ना,
वो भी डिफरेंस ही होता है, वो होता है mgHf माइनस mghi, लेकिन अर्थ के ऊपर चूँकि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि जो इनिशियल हाइट है ना वो अर्थ की सरफेस है, तो वो ज़ीरो ही हम लेते हैं उस रेफरेंस फ्रेम में, और यूँ आपका फार्मूला वो बन जाता है mgh, वरना पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफरेंस की फॉर्म में ही होती है। तो इस सिनेरियो में भी चूँकि ये रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना हमारे लिए, ये हमारी चॉइस है, जो असल पोटेंशियल एनर्जी है देखें वो ये वाली है। अब अगर हम इसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट चूज़ करते हैं तो हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, पर इस रैंडम चॉइस, जो भी हम चॉइस लेंगे ये रैंडम होगी। ओके, यू कैन पिक एनी चॉइस फॉर पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, और आप गलत नहीं होंगे। ओके, आप बिल्कुल सही होंगे ऐसा करने में। लेकिन जो बुक्स में जो एक जनरल कंसेंसस है जो लिया जाता है ना, वो ये लिया जाता है कि आप ये पिक करें, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, आप पिच कलर, ओके लेट्स गो विद दिस कलर, आप ये पिक करें। अब इस और वो एक तो रैंडम है और दूसरा कुछ उसका इस फार्मूले के ऊपर भी बुनियाद है। इस फार्मूला में अगर आप देखें कि अगर आप इनिशियल पॉइंट को जो आर ए है उसको अगर आप इन्फिनिटी के ऊपर ले लेते हैं, इफ आर ए इज एट इन्फिनिटी, तो फिर 1/RA को क्या बनेगा, 1/RA जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, जो इनडायरेक्टली आपको ये बताएगा कि जो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जो इनिशियल पॉइंट के ऊपर है वो क्या है, ज़ीरो है। तो ये इस तरह हमें एक वे देता है कि हम ये जो डिफरेंस है ना पोटेंशियल एनर्जी का, ये जो डेल्टा यू है जिसको हमने लिखते हैं यू एफ माइनस यू आई, इस कन्वेंशन से ये सिर्फ किस में रह जाता है, यू एफ में, क्योंकि यू आई जो है वो ज़ीरो हो जाता है। और ये दूसरी टर्म जो है इस फार्मूला में, ये वाली टर्म ये भी ज़ीरो हो जाती है। और यूँ हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला है वो सिंपली बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल लोकेशन ऑफ द चार्ज, और ये बन जाता है कि Q1 Q2, और अब हमारे पास सिर्फ 1/RF रह जाएगा जो फाइनल लोकेशन है, जो इस केस में RB का ही हुई है। लेट मी कॉल दिस RB, इट डजंट रियली मैटर। ओके, आप F लिखें या B लिखें। और अब चूंकि इसमें हमारे पास एक ही R है और एक ही U है, तो ये जो सबस्क्रिप्ट है B इसको नहीं लिखते होते, तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है U इक्वल्स K, ओके K, लेट मी अरेज इट, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R, और ये वो फार्मूला है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो आप देखते होते हैं किताबों के अंदर। आई मीन आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का देखा होगा विद द नेगेटिव साइन, और वो नेगेटिव साइन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चूँकि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है तो वो हमेशा ही वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। आई मीन आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए व्हाई इट्स एब्सोल्यूट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एट अ सिंगल पॉइंट, इट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू एट दैट पॉइंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिफरेंस का पता नहीं है, इसका ये सिंपली आपको इनडायरेक्टली ये बता रही है कि जो आपने इनिशियल पॉइंट लिया है ना, उस पॉइंट को आपने इस तरह चूज़ किया है कि उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन ज़ीरो है, एंड सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पॉइंट। अब आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और उस पॉइंट के ऊपर आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी उस पॉइंट के ऊपर, बिकॉज इट हैज़ सम एब्सोल्यूट फिक्स्ड सिंगल वैल्यू। Okay, this is the whole idea of absolute potential energy. It's not a new concept. जो नया कॉन्सेप्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है इट्स जस्ट पोटेंशियल एनर्जी एट वन सिंगल पॉइंट, और उसके लिए आप रेफरेंस पॉइंट जो लेते हैं वो इन्फिनिट फासले के ऊपर लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैं फिर से आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको मैं आज ही करना चाह रहा था लेकिन ये कल पे अब जाएगा, आई मीन अगले लेक्चर के ऊपर जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस जब हमारे पास होंगे, और उनके लिए आप देखेंगे कि मैं इसी फार्मूला को यूज़ कर रहा हूँगा, एंड दिस फार्मूला विल ऑल मेक सेंस। ओके ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। हम मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा गला खुश्क हो गया है। बाय बाय।